बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर बेशुमार लोगों से मुलाकातें की हैं और बेशुमार लोगों के साथ काम भी किया है। मेरी ये खुशकिस्मती रही है कि बड़ी बड़ी शख्सियात के साथ मैं बैठा हूँ, उनसे सीखा है। आज मैं एक ऐसी शख्सियत के साथ आपका तारफ़ कराना जा रहा हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी में इस जैसी शख्सियत शायद ही कोई देखी हो। अज़ीज़ों, दारुस्सलाम जब तासीस उसकी हो गई तो उसके कई मकासद थे। उनमें से एक मकसद ये भी था कि हमने हदीस की खिदमत करनी है और मुख्तलिफ़ ज़बानों के अंदर हमने हदीस की किताबों को ट्रांसलेट करना है। मैंने ये एक नीयत की हुई थी कि जैसे ही मेरे पास पैसे आएंगे मैंने इंग्लिश ज़बान के अंदर बुखारी शरीफ को शाया करना है। ये बात मेरे इल्म में थी कि मदीना मनव्वरा के अंदर डॉक्टर मोहसिन ख़ान साहब रहते हैं जिन्होंने बुखारी शरीफ का इंग्लिश ज़बान के अंदर तर्जमा किया है और अमेरिका के शिकागो के अंदर ये शाया हुई है। पाकिस्तान के अंदर भी कुछ इदारों ने इसको, तो ये एक बहुत बड़ा मंसूबा था जो मेरे जहन में था कि जैसे अल्लाह ताला मुझको पैसे देगा और वसाइल मुहैया होंगे, मैं इंशाअल्लाह इस काम को करूँगा। अल्लाह ने कुछ अरसे के बाद हमारे साथ सऊदी शरीक हो गए। सऊदियों ने, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर अता फरमाए, इन्वेस्टमेंट कर दी दारुस्सलाम के अंदर। तो जैसे ही मेरे पास पैसे आए तो वो मैंने जो पुरानी एक नीयत की हुई थी कि भाई मैंने बुखारी शरीफ को इंग्लिश ज़बान के अंदर शाया करना है, वो मनसूबा मेरे जहन के अंदर आ गया और मैंने कहा कि अब इसके ऊपर अमल करने का वक्त आ गया है। खैर, अब मैंने डॉक्टर मोहसिन ख़ान की तलाश शुरू कर दी। ये तो मेरे इल्म में आ गया कि वो मदीना शरीफ में होते हैं। अब मदीना शरीफ बड़ा शहर है, हाँ जी, उनको कहाँ तलाश किया जाए। सोचते सोचते आ गया कि हाँ जी, वो मदीना यूनिवर्सिटी में किस ज़माने में रहे हैं। मदीना यूनिवर्सिटी को फ़ोन किया। वो जो ऑपरेटर था वो डॉक्टर मोहसिन साहब को जानता था। अजीज़ों, ये जो मैं बात आपको बता रहा हूँ ये 94 की बात है तकरीबन। यानी इस बात को, इसका मतलब ये है कि तकरीबन 26-27 साल गुज़र चुके हैं। खैर, मुझे कहने लगा कि ऐसा करो कि आधे घंटे के बाद या घंटे के बाद फ़ोन कर लेना, मैं डॉक्टर मोहसिन का घर का नंबर तलाश करके देता हूँ, वो तो यहाँ से बड़ी देर से चले गया है। मैंने कहा कोई बात नहीं है। खैर, मैंने दोबारा फ़ोन किया। किस्सा मुख्तसर ये अजीज़ों कि वो जो कहते हैं ना कि आदमी अगर खोज लगाना शुरू कर दे या किसी को तलाश करना शुरू कर दे तो अल्लाह ताला ख़ुद ब खुद असबाब ऐसे मुहैया करते हैं। डॉक्टर मोहसिन साहब से रब्ता हो गया। मैंने कहा डॉक्टर साहब, मैं बुखारी शरीफ छापना चाहता हूँ, पाकिस्तान से मेरा ताल्लुक़ है, रियाद में होता हूँ और ये हमने एक इदारा बनाया है, तो मैं आपसे मुलाकात करता हूँ। डॉक्टर साहब ने कहा ठीक है, ऐसा करो कि फ़लाँ तारीख़ को आ जाओ। मैं मदीना शरीफ पहुँच गया। अज़ीज़ों, उस ज़माने में अभी ये हरम की तोसी नहीं हुई थी। मैं ये तकरीबन, जैसे मैंने आपको बताया, कोई 26-27 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। जहाँ बाब मलक फ़हद है, उस इलाके में एक होटल होता था फंदकुल हरम। मैं हमेशा उसके अंदर क़ियाम करता था, इसलिए एक तो वो हरम से बड़ा करीब था, वैसे भी कोई इतना महंगा भी नहीं था, साफ़ सुथरा था। और एक उसकी खूबी ये थी कि उसकी जो विंडो थी वो बिल्कुल ऐन मस्जिद नबी की तरफ खुलती थी और सामने रोज़ा अक़दस भी नज़र आता था। खैर, मैंने अपने वो मामूल के मुताबिक मैं फंदकुल हरम में ठहर गया। डॉक्टर साहब को मैंने फ़ोन कर दिया। मैंने कहा कि मैं आ गया हूँ। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि असर के बाद मैं तुम्हें मिलने के लिए आऊँगा। नाज़रीन, हुआ यूँ कि डॉक्टर साहब ऐन वक्त मुकर्रर पर तशरीफ़ ले आए। दरवाज़ा नॉक हुआ। मैंने जब दरवाज़े को खोला तो मैंने देखा कि एक नहायत मुअज़्ज़ज़ और मुहतरम शख्सियत खड़ी, लंबा कद, खूबसूरत, सुर्खी मायल रंग, सफ़ेद मलबूस में डॉक्टर साहब को मैं देखते रह गया। मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना खूबसूरत शख्सियत मैंने बहुत कम देखी है। मैं उनकी शख्सियत से बेहद मुतासर हुआ। और डॉक्टर साहब जो हैं, लिबास के भी उजले और दिल के भी उजले। मैं मबहूत होकर उन्हें देखता रह गया। उन्होंने मुझे गले लगा लिया, मानका किया। फिर हम कमरे में बैठ गए और एक दूसरे को अपनी दास्तान सुनानी शुरू कर दी। मैंने उनसे कहा कि भाई, मेरी एक तमन्ना थी, मैंने एक नीयत की हुई थी कि इंशाअल्लाह जैसे मेरे पास वसाइल आएंगे मैंने बुखारी शरीफ को इंग्लिश ज़बान के अंदर शाया करना है। अब डॉक्टर साहब ने
اپنی زندگی کے مختلف پہلوؤں سے پردہ اٹھانا شروع کیا۔ عزیزو، بات لمبی ہے لیکن جو انہوں نے اپنی وہ گفتگو فرمائی اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر محسن صاحب، ان کا آبائی علاقہ قندھار افغانستان ہے۔ کسی زمانے میں ان کا خاندان، آج سے کہہ لیجئے کوئی 150 سال پہلے یا 200 سال پہلے، وہ وہاں کی غالباً خانہ جنگی کی وجہ سے یا کسی وجہ سے ہجرت کر کے لاہور کے قریب قصور شہر وہاں پہ آ کے مقیم ہو گئے۔ ڈاکٹر محسن خان 1925 میں قصور میں ہی پیدا ہوئے اور ابتدائی تعلیم میٹرک FSc کرنے کے بعد انہوں نے لاہور کے جو مشہور میڈیکل کالج ہے کنگ ایڈورڈ، اس میں داخلہ لیا اور پھر وہاں سے انہوں نے MBBS امتیازی حیثیت سے پاس کیا اور پھر اسی میڈیکل کالج کے اندر ملازمت کرتے ہیں اور پھر کچھ عرصے کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے ڈاکٹر صاحب برطانیہ روانہ ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کا قیام برطانیہ کے اندر 4 سال کا تھا اور ڈاکٹر صاحب نے مجھے یہ بتایا، کہنے لگے کہ میں نے ویلز کے اندر چیسٹ ڈیزیزز کے اندر میں نے اسپیشلائزیشن کی اور پھر اسی دور میں اس وقت جو ہے یہ ملک سلمان حافظہ اللہ کا دور ہے۔ ان کے جو والد محترم تھے شاہ عبدالعزیز، ان کے دور کے اندر یہ سعودی عرب تشریف لے آتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے مجھے کہنے لگے کہ اس زمانے میں سعودی عرب کوئی ترقی یافتہ ملک نہ تھا، سڑکیں نہ ہونے کے برابر تھی۔ طائف میں تو ایئرپورٹ تھا لیکن رن وے تک مکمل نہیں تھا، غالباً چھوٹے جو پلین تھے وہ ریت پر اترتے تھے۔ تو ڈاکٹر صاحب کا سب سے پہلا تقرر طائف کے ہاسپٹل السادات ہاسپٹل کے اندر ہوتا ہے اور اس زمانے میں طائف کے اندر چونکہ زیادہ تعلیم بھی نہیں تھی اور نہ ہی زیادہ ترقی تھی تو بیماریاں بہت تھیں۔ چنانچہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ مجھے سینے کے امراض کا علاج ہوتا تھا اس ہاسپٹل کے اندر اور مجھے اس ہاسپٹل کا انچارج بنا دیا گیا۔ ڈاکٹر صاحب اس وقت کلین شیف تھے لیکن اس زمانے میں بھی ڈاکٹر صاحب جس وقت انگلینڈ کے اندر پڑھتے تھے، نیکی تقوی الحمدللہ ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ مجھے وہاں پر نرسیں کہا کرتی تھی کہ یہ ڈاکٹر اینجل ہے۔ عزیزو، معزز ناظرین اکرام، ڈاکٹر صاحب کو ایک خواب آتا ہے اور وہ خواب ان کی زندگی کو پلٹ کے رکھ دیتا ہے، اس کے اندر وہ انقلاب برپا کرتا ہے جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کو خواب کیا آیا، خواب ڈاکٹر صاحب کی آئندہ زندگی کیسی تھی، اس کے بارے میں ہم گفتگو آئندہ جو ایپیسوڈ ہے اس کے اندر کریں گے۔ یا لؤلؤا قد صان عفتها الخمار بین السفور وبینک حجب